तो सोचिए, आर्ट में रूल्स का मतलब क्या होता है और तब क्या होता है जब आर्टिस्ट डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब हम इन रूल्स को नहीं मानेंगे। आज हम एक ऐसी ही रिबेलियन की कहानी में उतरने वाले हैं, एक रेवोल्यूशन जिसने आर्ट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इंप्रेशनिज्म की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड पर है एकेडमिक आर्ट, जिसे हम ओल्ड गार्ड कह सकते हैं, और राइट साइड पर हैं इम्प्रेशनिस्ट्स यानी द रेबल्स। अब ये सिर्फ स्टाइल का डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये 19th सेंचुरी फ्रांस के एस्टैब्लिश्ड आर्ट वर्ल्ड के खिलाफ एक फुल ब्लोन रेवोल्यूशन था। जहां एक तरफ हिस्ट्री और माइथोलॉजी पर फोकस था, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफ को दिखाया जा रहा था। एक तरफ ब्रश के निशान छुपाए जाते थे, तो दूसरी तरफ उन्हें जानबूझकर प्राउडली दिखाया जाता था। तो ये टकराव सिर्फ कैनवस पर नहीं था, ये विचारों का टकराव था। तो हमारी कहानी का विलन कौन था? वो थी अकेडमी दे बोज़ार्ट्स, यानी फ्रेंच अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। इसे एक किले की तरह समझिए जिसका फ्रेंच आर्ट पर एब्सोल्यूट कंट्रोल था। अगर आपको एक आर्टिस्ट के तौर पर सक्सेसफुल होना है तो आपको उनकी ऑफिशियल एग्जीबिशन द पेरिस सलोन में जगह बनानी ही होगी। और सलोन में जगह बनाने का मतलब था आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल्स, ओ बॉय, ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। सब्जेक्ट सिर्फ हिस्टोरिकल, मिथोलॉजिकल या रिलीजियस ही हो सकते थे। ब्रश स्ट्रोक्स एकदम पॉलिश्ड, एकदम इनविजिबल होने चाहिए। ऐसा लगे जैसे पेंटिंग खुद बन गई हो, किसी इंसान ने बनाई ही नहीं। कलर्स डार्क और अर्थी होने चाहिए है, और फिगर्स रियलिस्टिक नहीं बल्कि आइडियलाइज्ड बने चाहिए थे। ये रूल्स उन नए आर्टिस्ट के लिए एक प्रिजन की तरह थे, जो अपने आसपास की दुनिया को जैसी है वैसी पेंट करना चाहते थे। तो सालों तक रिजेक्शन झेलने के बाद इन आर्टिस्ट ने डिसाइड किया कि अगर वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते तो वो अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। 1860s में मोने, रेनोयर और पिसारो जैसे युवा कलाकारों को सलोन ने बार बार रिजेक्ट किया। तो 1873 में उन्होंने अपनी शर्तों पर एग्जिबिट करने के लिए एक एनोनिमस सोसाइटी बनाई, और फिर 1874 में उन्होंने पेरिस में अपनी पहली इंडिपेंडेंट एग्जिबिशन रखी। ये सलोन के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था, एक खुली बगावत। तो हुआ ये कि इनकी पहली एग्जीबिशन में एक क्रिटिक थे, लुई लेरॉय। उन्होंने क्लॉड मोने की एक पेंटिंग देखी जिसका टाइटल था इम्प्रेशन सनराइज। अब उन्हें ये पेंटिंग इतनी अधूरी, इतनी स्केची लगी कि उन्होंने इसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, वॉलपेपर भी अपने शुरुआती स्टेज में इस इम्प्रेशन से ज्यादा फिनिश लगता है। बेसिकली ही वॉज बीइंग सार्कास्टिक, और इसी सार्काज्म में उन्होंने इन आर्टिस्ट को इम्प्रेशनिस्ट कह दिया, एक इंसल्ट की तरह। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इन आर्टिस्ट ने इस इंसल्ट को दिल पर लेने के बजाय इसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपनाया। उन्होंने इम्प्रेशनिस्ट लेबल को गर्व से अपना लिया और एक क्रिटिक को हिस्ट्री के सबसे फेमस आर्ट मूवमेंट्स में से एक का नाम दे दिया। हाउ कूल इज दैट? तो आखिर इम्प्रेशनिस्ट अलग क्या कर रहे थे? उनकी एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक थी एन प्लेन एयर, एक फ्रेंच टर्म जिसका मतलब है खुली हवा में पेंटिंग करना। एकेडमिक पेंटर्स जो स्टूडियोज के अंदर काम करते थे, उनके बिल्कुल ऑपोजिट इम्प्रेशनिस्ट्स अपनी पूरी पेंटिंग बाहर नेचर के बीच में फिनिश करते थे। और जानते हैं ये पॉसिबल कैसे हुआ? 1841 में पेंट ट्यूब्स का इन्वेंशन हुआ, जिससे आर्टिस्ट अपना स्टूडियो लिटरली कहीं भी ले जा सकते थे। इसने उन्हें नेचुरल लाइट के बदलते इफेक्ट्स को डायरेक्टली कैनवस पर कैप्चर करने की फ्रीडम दी। उनकी कलर्स को यूज करने की टेक्निक भी माइंड ब्लोइंग थी, जिसे ऑप्टिकल मिक्सिंग कहते हैं। वो पैलेट पर कलर्स को मिक्स करने के बजाय प्योर कलर्स को छोटे छोटे स्ट्रोक्स में सीधे कैनवस पर एक दूसरे के बगल में लगाते थे। इसे पिक्सेल्स की तरह सोचिए। जब आप दूर से देखते हैं तो आपकी आंखें खुद ब खुद इन अलग अलग कलर्स को ब्लेंड कर देती हैं, जिससे एक ज्यादा वाइब्रेंट और शिमरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ये ट्रेडिशनल ब्लेंडिंग से कहीं ज्यादा ब्रिलियंट कलर्स बनाने का एक साइंटिफिक तरीका था। और एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप, इंप्रेशनिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि रियल वर्ल्ड में शैडोज काली नहीं होती, वो एक्चुअली आसपास की लाइट और कलर्स के रिफ्लेक्शन से भरी होती हैं, अक्सर ब्लू और वायलेट शेड्स की। इसीलिए उन्होंने अपनी पेंटिंग से प्योर ब्लैक कलर को ऑलमोस्ट हटा ही दिया। ये उस जमाने के लिए एक बहुत बहुत बोल्ड मूव था। तो वो पेंट क्या कर रहे थे? उनका फोकस देवी देवताओं और राजाओं से हटकर नए मिडिल क्लास यानी बुर्जुआजी की एवरीडे लाइफ पर आ गया था। वो अर्बन मॉडर्निटी दिखा रहे थे, जैसे ट्रेन स्टेशंस और बिजी स्ट्रीट्स, और लोगों के लेजर मोमेंट्स को पेंट कर रहे थे, जैसे कैफेज, बोटिंग और पिकनिक्स। और हाँ, ऑफ कोर्स वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स भी बना रहे थे। चलिए अब कुछ की प्लेयर्स से मिलते हैं। क्लॉड मोने, जो पानी और नेचर पर लाइट को कैप्चर करने के मास्टर थे। पियर ऑगस्ट रेनोयर, जो लोगों और लाइफ के जॉयफुल मोमेंट्स को पेंट करने में माहिर थे। एडगर दीगा, जो मूवमेंट स्पेशली बैलेट डांसर्स को पेंट करने के लिए फेमस थे।
और कैमील पिसारो, जो रूरल लाइफ और सिटीस्केप्स दोनों के लिए जाने जाते थे। इम्प्रेशनिस्ट्स अकेले ही सब कुछ नहीं कर रहे थे, वो बाहर की दुनिया से भी इंस्पायर हो रहे थे। जापान के साथ ट्रेड खुलने से वहाँ के वुड ब्लॉक प्रिंट्स, जिन्हें उकियो ए कहते हैं, फ्रांस पहुँचे। इनसे इम्प्रेशनिस्ट्स ने एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशंस और फ्लैट एरियाज ऑफ कलर यूज़ करना सीखा। इसके अलावा फोटोग्राफी का नया मीडियम उसने भी उन्हें इंस्पायर किया। इसने उन्हें ऐसे क्रॉप्ड सीन्स बनाने के लिए मोटिवेट किया जो एक मोमेंट इन टाइम की स्नैपशॉट की तरह लगते थे। इम्प्रेशनिज्म ने आर्ट के लिए फ्यूचर के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद जो मूवमेंट आया उसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। वैन गो और सेजान जैसे आर्टिस्ट ने इम्प्रेशनिस्ट्स के ब्राइट कलर्स और विजिबल ब्रश स्ट्रोक्स को तो लिया, लेकिन उनका गोल सिर्फ लाइट को कैप्चर करना नहीं था। उनका फोकस अपनी पर्सनल इमोशंस और स्ट्रक्चर पर ज्यादा था। तो एक तरह से इम्प्रेशनिज्म एक एंड नहीं बल्कि मॉडर्न आर्ट की एक नई बिगिनिंग थी। अगर आपको इस पूरी कहानी से सिर्फ एक डेट याद रखनी है तो वो है 1874। ये वो पिवोटल मोमेंट था, उनकी पहली इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन का साल, जब इन रेबल्स ने ऑफिशियली दुनिया के सामने अपनी रेवोल्यूशन का ऐलान किया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? द मेन शिफ्ट ये था कंसेप्चुअल से परसेप्चुअल की तरफ जाना। मतलब इस आइडिया से दूर हटना कि आप वो पेंट करते हैं जो आप जानते हैं कि वहाँ है, और इस आइडिया की तरफ बढ़ना कि आप वो पेंट करते हैं जो आपकी आंख एक पल में देखती है। It was about painting the fleeting sensation of seeing something rather than the idea of the thing itself. तो अब मेरा सवाल आपसे है, आर्ट की इस रेवोल्यूशन ने आप पर क्या इंप्रेशन छोड़ा है? What did you feel? इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह के और भी एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक कीप लर्निंग। धन्यवाद।